हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है और साथ ही आपकी समस्याओं का हल भी लेकर प्रस्तुत होता है। जैसे कोई टेस्ट हो, एग्जाम हो, हर एक चीज़ की प्रिपरेशन हम आपको करा देते हैं और वो भी 100% फ्री में। तो आज का वीडियो भी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन ही है। जैसा कि आप देख रहे हो कि आज हम लेकर आए हैं मैग्नेट ब्रेन्स सैम्पल पेपर और सोल्यूशन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, यानी कि आपके जो बोर्ड के एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए हम आपके सैम्पल पेपर एज अ प्रैक्टिस लेकर आए हैं। तो ये सैम्पल पेपर है क्लास 12th हिंदी कोर के। तो हिंदी कोर में हमारी जो बुक्स हैं सभी को जो पैटर्न सीबीएसई ने इशू किया था उसी पैटर्न पे आपको अभी तक हम 7 सैम्पल पेपर करा चुके हैं। आज हम लेकर आ रहे हैं 8वां सैम्पल पेपर। तो बिल्कुल रेडी रहिएगा, आपको इसी हिसाब से काम करना है, ठीक है। तो ये आपको प्रैक्टिस के लिए मैं बार बार बोलती हूँ कि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है ताकि आपका इसमें कई चीज़ें कवर अप होती हैं। एक तो हमारा जितना भी है हमारा सारा रिवीजन होता रहता है। दूसरी चीज़ें हमारा रीडिंग और राइटिंग स्किल डेवलप होती है, हमारी स्पीड बढ़ती है राइटिंग की। साथ ही साथ में हमारा जितने भी मिस्टेक्स हैं उन्हें हम कवर करते जाते हैं, मतलब सारी मिस्टेक हम देखते जाते हैं कहाँ कहाँ। अगर बाई चांस हमसे कोई चीज़ छूट गई है तो वो भी हम इसमें कवर कर लेते हैं। तो बस इसी तरीके से प्रिपरेशन करते हुए चलिए, ठीक है। तो सबसे पहले जब पेपर आता है तो आपके सामने कुछ निर्देश आते हैं, फटाफट इनको समझ लेते हैं। हर पेपर में आपको निर्देश समझा रही हूँ, तो इसलिए जब भी आपके पास आपका एक्चुअल बोर्ड पेपर आए तो उसके भी निर्देश बहुत सावधानी से पढ़िएगा। तो क्या है, निर्धारित समय है 3 घंटे, पूर्णांक है 80। अब इसमें क्या है, इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, आ और बा, और कुल 13 प्रश्न पूछे गए हैं। खंड आ में 45 वस्तुपरक प्रश्न पूछे गए हैं जिसमें से केवल 40 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यानी कि खंड आ जो है आपका वो टोटल एमसीक्यूज बेस्ड है जिसमें 45 क्वेश्चन है, लेकिन आपको सिर्फ 40 के आंसर देने हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई भी आप 40 दीजिए, इसमें अंदर विकल्प दिए हैं, उन्हीं के अनुसार आप काम करेंगे। खंड बा वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं, प्रश्नों की उचित आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। खंड बा में आपका टोटल सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसमें आपको विकल्पों के साथ उत्तर देने हैं, सभी प्रश्न के साथ विकल्प मौजूद है। प्रश्नों के उत्तर दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए दीजिए। दोनों खंडों के प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। यथासंभव दोनों खंडों के प्रश्नों के उत्तर क्रमशः दीजिए, यानी कि लाइन से आपको देना है। पहले खंड आ करेंगे 1 2 3 4 5, फिर जितना भी आपका वहाँ 6 तक आएगा उसके बाद आपको खंड बा करना है, ठीक है। खंड बा के बाद सीक्वेंस में, मतलब सारे क्वेश्चन आपको 1 से लेकर 13 तक सारे सीक्वेंस में काम करने हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है खंड आ, जिसमें पहला प्रश्न हमारा अपठित गद्यांश का है। अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इस पे आधारित 10 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए हैं, उनके उत्तर हम देंगे। तो गद्यांश का कोई श्योर शॉर्ट फॉर्मूला नहीं है कि हम आपको इतने गद्यांश रटा दें तो इसमें से आ जाएगा, इसकी प्रैक्टिस करा दें तो आ जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। इसको कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो इसमें सिर्फ आपको जो काम करना है वो है जितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी प्रैक्टिस करिए, और साथ ही जब भी आप गद्यांश को पढ़ें पूरी एकाग्रता के साथ पढ़ना है। ये 2 चीज़ें ही आपको अपठित गद्यांश और काव्यांश में हेल्प कर सकती हैं। तो शुरू करते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनकर लिखिए। शुरू करते हैं गद्यांश पढ़ना। आधुनिक भारतीय भाषाएं सुनकर आप इस भ्रम में ना पड़ें कि ये सभी आज की ही देन है। ये सभी भाषाएं अति प्राचीन हैं। ये भाषाएं तो सीधे संस्कृत या वैदिक भाषा से जुड़ती हैं। वे इस अर्थ में आधुनिक हैं कि समय के साथ चलकर अतीत में वर्तमान तक पहुंची हैं और जीवंत और विकासशील बनी हुई हैं। मतलब बहुत पुरानी हैं ये भाषाएं। जो भी भाषा आज हम बोलते हैं इन सब का जन्म का जहाँ तक हुआ है वैदिक भाषा हो या संस्कृत से हुआ है, और धीरे धीरे इनमें परिवर्तन होता गया, विकासशील तरीके से हमारे सामने आई हैं। उनके आधुनिक होने का एक कारण यह भी है कि आधुनिक विचारों को वहन करने में वे कभी पीछे नहीं रही। इनका साहित्य समय की कसौटी पर खरा उतरा है और ये सभी आधुनिक भारत की प्राणवायु हैं। तो कभी ऐसा नहीं हो कि इन भाषाओं ने कभी बाहर की चीज़ों का एक्सेप्ट नहीं किया, हमेशा एक्सेप्ट किया है, इसलिए ये आज तक जीवंत है। किसी भी भाषा का पहला काम होता है 2 व्यक्तियों या 2 समूहों के बीच संपर्क स्थापित करने का माध्यम बनना। यह मानव समूहों के बीच सेतु का काम करती है। आप जैसे आप बताइए, एक के बीच में नदी बह रही है, आप एक किनारे से दूसरे किनारे जाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप पुल को पार करके जाएंगे। उसी तरीके से मेरे मन के विचार दूसरों तक पहुंचाने या दूसरों के मन की बातों को हमारे तक पहुंचाना है तो इसके माध्यम क्या बनता है, भाषा बनता है। तो भाषा क्या होता है, एक पुल का काम करती है। इसे चाहे प्रकृति की देन मानिए चाहे ईश्वर की, भाषा से बड़ी कोई देन नहीं है। विभिन्न क्षेत्रों में मानव की समस्त उपलब्धियां मूलतः भाषा की देन है।
अब जहां तक हिंदी का प्रश्न है, उसमें उपर्युक्त विशेषताएं तो है ही, साथ ही सबसे निराली है उसकी नमनीयता, यानी कि बहुत ही विनम्र चीज जो होती है, सॉफ्टनेस होती है, वो हमारी भाषा में है। इसमें स्वाभिमान है, अहंकार नहीं। हिंदी हर परिस्थिति में अपने आप को उपयोगी बनाए रखना जानती है। यह ज्ञान और शास्त्र की भाषा भी है और लोक की भी, उत्पादक की भी है और उपभोक्ता की भी, इसीलिए यह स्वीकार्य भी है। क्योंकि अब इतनी सारी क्वालिटी है हिंदी भाषा में, आप देखोगे इसमें कितना अपनापन रखता है। इसमें हम महसूस करते हैं कि हम जब बोलते हैं तो हमें जब बहुत ही जैसे लगता है कि हम फीलिंग है, हम अपने देश में हैं, अपनी चीज़ें कर रहे हैं, जबकि दूसरी भाषाओं में हमें वो अपनत्व दिखाई नहीं देता है। अब इस पे आधारित प्रश्न है, 10 प्रश्न है, 10 प्रश्न को देखेंगे, ध्यान से देखिए क्या है। आधुनिक भारतीय भाषाएं सुनकर अक्सर लोगों को क्या भ्रम हो जाता है? पाश्चात्य संस्कृति की देन है, आज की देन है, अतीत से वर्तमान में आई हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो जो हम आधुनिक भाषाएं, भारतीय भाषाएं सुनते हैं तो हमें हमेशा क्या भ्रम होता है कि ये आज की देन है, जबकि ऐसा नहीं है, ये प्राचीन काल से चली आ रही हैं। लेखक ने आधुनिक भारतीय भाषाओं को आधुनिक भारत की डैश माना है। क्या माना है? इज्जत, धरोहर, प्राणवायु या सभ्यता। तो उन्होंने क्या माना है? वो माना है प्राणवायु। हिंदी भाषा की विशेषता है स्वाभिमान है पर अहंकार नहीं। तमाम देशी विदेशी शब्द इसमें समाहित हैं। प्रत्येक परिस्थिति में स्वयं को उपयोगी बनाए रखना जानती है। उपर्युक्त सभी, तो यहां बोलेंगे कि ये उपयुक्त सभी विशेषताएं, इसलिए हम घा पर आंसर लगाएंगे। ठीक। नेक्स्ट है, हिंदी में नमनीयता से आश्रय है, सभी उसे नमन करते हैं, वह देववाणी है, उसमें स्वाभिमान है परंतु अहंकार नहीं। उपर्युक्त सभी, तो यहाँ पर नमनीयता का तात्पर्य है उसमें स्वाभिमान है परंतु अहंकार नहीं। हम दूसरों को बहुत ही रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम अपना स्वाभिमान खो देते हैं। हमारा अपना स्वाभिमान अपनी जगह रहता है, लेकिन हम कभी अहंकार नहीं रखते अपनी भाषा को लेकर। नेक्स्ट है, उपर्युक्त गद्यांश के लिए उचित शीर्षक है। अब ये जो गद्यांश हमने पढ़ा, इसके लिए अगर कोई हमें शीर्षक देना हो तो 4 ऑप्शन है, इसमें हम क्या देंगे? भाषा की विशेषता, हिंदी भाषा, भाषा और हम, भाषा का महत्व। तो यहाँ पर जो हम देखेंगे गद्यांश के आपसे, वो है हमारा भाषा की विशेषता, क्योंकि यहाँ हमने हिंदी भाषा की विशेषता के बारे में बात करी। इसका एक और हो सकता है हिंदी भाषा की विशेषता, क्योंकि हमने यहाँ सिर्फ हिंदी भाषा की बात करी है और भाषाओं की बात नहीं करी है। तो यहाँ पर भाषा की विशेषता या हिंदी भाषा की विशेषता, जो भी ऑप्शंस में आपके रहें, आप उस हिसाब से उसे चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, कोई भी भाषा किनके मध्य पुल बनाने का काम करती है? किनके मध्य पुल बनाने का काम करती है? देशों के मध्य, संस्कृतियों के मध्य, मानव समूहों के मध्य, या इनमें से कोई नहीं। तो गद्यांश के हिसाब से अगर देखें तो वो क्या करती है? मानव समूहों के मध्य पुल बनाने का काम करती है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अब हमारे पास 3 कथन दिए गए हैं, इसमें हमें देखना है कि क्या हमारा कथन सही है। अति उपसर्ग से बना शब्द आपत नहीं है, बिल्कुल सही है। आपत शब्द अति से नहीं बना है। फिर आते हैं, फिर है आतप, और फिर उसके बाद है अति उपसर्ग से बना शब्द अत्यंत नहीं है। नहीं, ये गलत है। अत्यंत शब्द जो है वो अति से बनता है, तो ये हमारा गलत है। ये सही है, ये गलत है। ठीक है, इसको हम गलत कर देते हैं, ये हमारा सही है। आगे आते हैं, अति और उपसर्ग से बना शब्द अतिरेक है, तो ये भी सही है। अति प्लस रेक अतिरेक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास 2 कथन, ऊपर लिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 कथन सही हैं, पहला और तीसरा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं पहला और तीसरा, यानी कि का ऑप्शन हमारा एकदम सही होना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरीके से जब भी आपके सामने इस तरह के ऑप्शंस आए, तो जो गलत हैं उन्हें हटाते जाइए, जो सही हैं उन्हें टिक करते जाइए, तो आपके लिए आंसर निकालना आसान हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, हिंदी की स्वीकार्यता का कारण क्या है? सभी लोगों ने उसे स्वीकार किया है, इसका कारण क्या है? उत्पादक और उपभोक्ता दोनों की भाषा है, आधुनिक भाषा है, प्राचीन भाषा है, या वैज्ञानिक भाषा है। तो इसको एक्सेप्ट करने का सभी ने एक्सेप्ट किया, इसका कारण है कि उत्पादक और उपभोक्ता दोनों की भाषा है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, हम या तो उत्पादक होते हैं, कोई चीज़ का उत्पादन कर रहे होते हैं, या किसी चीज़ का उपभोग कर रहे होते हैं। संसार में हर व्यक्ति उत्पादक या उपभोक्ता है।
अब ये भाषा क्या है, ये दोनों के लिए ही बहुत ही ज़्यादा सरल है, इसलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये भाषा हमको बहुत हेल्प करती है। नेक्स्ट है, हिंदी की सबसे निराली विशेषता क्या है? सबसे निराली विशेषता किसे बताया गया है? शास्त्रों की भाषा है, नमनीयता है, सर्व स्वीकार्यता है, राष्ट्रभाषा है। तो हिंदी की सबसे निराली विशेषता है वो है नमनीयता, यानी कि इसमें जो है सॉफ्टनेस जिसको हम बोलते हैं, हमने बोला ना कि स्वाभिमान है पर अहंकार नहीं। हम नमन करते हैं दूसरों के सामने पर हम अपने स्वाभिमान को नहीं खोते और ना ही हमारे अंदर अहंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन कारण को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसके बाद दिए गए विकल्पों में से कोई एक सही विकल्प चुनकर लिखिए। अब यहाँ पर क्या है, एक कथन है और दूसरा कारण है, हमें देखना है और उसी के हिसाब से नीचे दिए गए ऑप्शंस में टिक करना है। तो देखिए क्या है, पहले हम कथन पढ़ेंगे फिर कारण पढ़ेंगे। विभिन्न क्षेत्रों में मानव की उपलब्धियां हुई हैं, बात तो सही है, क्योंकि भाषा ही मानव की समस्त उपलब्धियों की देन है। ये भी सही है, क्योंकि भाषा नहीं होती तो शायद हमारे लिए उपलब्धियां इतनी आसान नहीं होती। तो यहाँ कथन भी सही है और कारण भी सही है। तो यहाँ हम ऑप्शन देख रहे हैं, कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन खा हमारा एकदम सही है। नेक्स्ट अब आते हैं प्रश्न संख्या 2 में हमारे पास है अपठित पद्यांश। यहाँ पर 2 पद्यांश दिए गए हैं, दोनों में से हमें एक पद्यांश करना है। उस पर 5 प्रश्न दिए गए हैं, पांचों ही प्रश्न करने हैं, 5 मार्क्स के हैं, 1 मार्क्स ईच। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला गद्यांश हम पढ़ेंगे। क्या दिया है, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश से संबंधित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चयन द्वारा दीजिए। क्या है, देखिए, गुलाब का फूल है हमारा पढ़ा लिखा, मैंने उसे काफी उलट पुलट कर देखा, मुझे तो वह ऐसा ही दिखा। सबसे बड़ा सबूत उसके गुलाब होने का यह है कि वह गांव में जाकर बसने के लिए तैयार नहीं है। गांव में उसकी प्रदर्शनी कौन कराएगा? वहां वह अपनी शोभा की प्रशंसा किससे कराएगा? वह फूलने के बाद किसी फसल में थोड़े ही बदल जाता है। मूर्ख किसान को फूलने के बाद फसल देने वाला ही तो भाता है। गांव में इसीलिए ठीक है अलसी और सरसों के फूल। बीच बीच में यह प्रस्ताव कि गुलाब गांव में चिकित्सा करे या पढ़ाए, पेश करने में कोई हर्ज नहीं, मगर साफ समझ लेना चाहिए कि गुलाब का यह फर्ज नहीं है कि गांव जाकर खिले, अलसी और सरसों वगैरह से मिले, ढक जाए वहां की धूल से और वक्त बेवक्त अपनी प्रदर्शनी कराए। आमीन, गुलाब पर ऐसा वक्त कभी ना आए। तो यहाँ पर जो गुलाब है उसके माध्यम से कई चीज़ें बताने की कोशिश की गई हैं कि लोग, देखो यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं है, जो लोग बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो जाते हैं, पढ़ जाते हैं, वो गांव नहीं जाना चाहते, यहाँ पर वो चीज़ बताई गई है। तो यहाँ पर ये सिर्फ किसी एक के लिए नहीं बताया गया, जो लोग अच्छी चिकित्सा प्राप्त कर ले, मतलब अच्छी शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, वो नहीं जाना चाहते। तो यहाँ देखिए क्या है, कवि ने किसे मूर्ख कहा है? गुलाब को, किसान को, सरसों को या पढ़े लिखे शहरी को? तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बात करिए किसान को उन्होंने मूर्ख कहा है, क्योंकि मूर्ख के लिए तो क्या है, जो फसल पक जाती है वही फायदेमंद है। और सही में देखिए वही एक फायदेमंद होता है, हम सबका पेट तो उसी से भरता है ना। फिर पढ़ा लिखा गुलाब कहाँ जाकर बसने को तैयार नहीं है? वो कहाँ, गांव में जाकर बसने को तैयार नहीं है। कवि के अनुसार गुलाब का निम्न में से क्या फर्ज नहीं है? क्या है, वह गांव में जाकर खिले, अलसी सरसों वगैरह से मिले, वहां की धूल से ढक जाए, या उपर्युक्त सभी। तो कवि के अनुसार उसका ये सभी जो है फर्ज नहीं है। सॉरी। बीच बीच में कौन सा अलंकार है? अब देखिए बीच बीच शब्द आया, इसमें अलंकार कौन सा है? अनुप्रास, यमक, उपमा या पुनरुक्ति। तो अब देखिए बीच बीच जो शब्द है इसका अर्थ एक ही है, पहले बीच हो चाहे दूसरा बीच हो, दोनों का अर्थ एक ही है। 2 बार इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पर पंक्ति में उसने सुंदरता ला कर दी है, तो इसलिए सीधे सीधे यहाँ पर है ये पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। नेक्स्ट आते हैं, काव्यांश में कवि ने किस फसल का जिक्र किया है? गुलाब, अलसी, सरसों, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर जिस फसल का उन्होंने किया है वो सभी है। गुलाब की भी फसल होती है, सरसों की भी होती है, अलसी की भी होती है। अब आ जाते हैं दूसरे पद्यांश पे। यहाँ पर भी 5 प्रश्न पूछे गए हैं। क्या है, देखिए, आज की शाम जो बाजार जा रहे हैं
उनसे मेरा अनुरोध है, एक छोटा सा अनुरोध, क्यों ना हो कि आज शाम हम अपने थैले और डोलचियां रख दें एक तरफ और सीधे धान की मंजरियों तक चलें। चावल जरूरी है आटा दाल नमक पुदीना, पर क्यों ऐसा हो कि आज शाम हम सीधे वहां पहुंचे, एकदम वहीं जहां चावल दाना बनने से पहले सुगंध की पीढ़ा से छटपटा रहा हो। उचित यही होगा कि हम शुरू में ही आमने सामने बिना दुभाषिए के सीधे उस सुगंध से बातचीत करें। यह रक्त के लिए अच्छा है भूख के लिए, नींद के लिए, कैसा रहे बाजार ना आए बीच में। तो यहां पर देखो जो बिचौलिए होते हैं, कहने का तात्पर्य क्या है, किसान फसल उगाता है और हम उपभोक्ता होते हैं, मगर हम तक वो चावल, जैसे यहाँ पर चावल की फसल की बात हो रही है, तो चावल की फसल किसान जब उगाता है और हम तक पहुंचता है, इस तक पहुंचने के लिए कम से कम 3 से 4 बिचौलिए बीच में बैठे होते हैं। तो यहाँ पर कवि ने इस कविता में उन बिचौलियों को हटा देने की बात करी है कि हम सीधे डायरेक्ट क्यों नहीं किसान के पास पहुंचकर इनको खरीद लेते, और वहां एक्चुअल में हमें ये सारी चीजें बहुत ही शुद्ध रूप में मिलेंगी। तो यहां पर उन्होंने उन बिचौलियों को हटाने की बात करी है। आते हैं अब इनके प्रश्न पर। अनुरोधकर्ता किससे अनुरोध कर रहा है? सामान्य ग्राहकों से, विशेष ग्राहकों से? विकल्प का और खा सही है या इनमें से कोई नहीं? तो यहां पर अनुरोधकर्ता यानी कि हमारे जो कवि हैं वो अनुरोध कर रहे हैं सामान्य ग्राहकों से, क्योंकि हम क्या है, हम दुकानों से सामान खरीदते हैं। तो उन्होंने हमसे क्या बोला कि आप डायरेक्ट खेतों में जाकर किसानों से ये सामान परचेज करिए, तो वो हमसे ये अनुरोध कर रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अब देखिए फिर हमारे पास 3 कथन दिए गए हैं, 3 कथनों में से हमें सही कथन को निकालना है ढूंढ के। अब क्या दिया है, कवि आग्रह करके ग्राहकों को खेत में जाने को कह रहा है, बिल्कुल सही है, ठीक है। यहां चावल पककर तैयार हो रहे हैं, ये भी सही है। यहां आलू पककर तैयार हो रहे हैं, नहीं, आलू की तो बात ही नहीं हुई, तो यहां पर ये गलत है। तो पहला और दूसरा ऑप्शन हमारा एकदम सही है, तीसरा गलत है। तो पहला दूसरा कहां लगा हुआ है, खा में, तो वो हमारा ऑप्शन सही होगा। ये देखिए पहला और दूसरा ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, दुभाषियों का संकेतार्थ क्या है? बिचौलिया, व्यापारी, विकल्प का खा दोनों सही या इनमें से कोई नहीं? तो यहां पर दुभाषियों से तात्पर्य है आपके बिचौलिए और व्यापारी, जो बीच में आते हैं, उत्पादक और उपभोक्ता के बीच में जो ये आते हैं, उन्हीं को दुभाषियों की संज्ञा दी गई है या उनको संकेत के रूप में प्रस्तुत किया गया है। लोगों का शोषण कौन करता है? गांव वाले, बाजार, ईश्वर या सभी? तो यहां पर लोगों का शोषण जो करता है वो है बाजार। किसान का भी करता है, हमारा भी करता है। भाई जो चीज़ हमें सस्ते में मिल सकती है, बाजार में इन बिचौलियों के कारण महंगी हो जाती है और इन्हीं महंगे उत्पादकों को हम खरीदते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा शोषण हो गया। काव्यांश का शीर्षक क्या होगा? बाजारवाद, गांव की मिट्टी से प्रत्यक्ष संबंध होना, का और खा दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो हम यहाँ पर अगर सही उपयुक्त शीर्षक देना चाहेंगे तो वो हमारा रहेगा गांव की मिट्टी से प्रत्यक्ष संबंध। मतलब हम वहां पर जाएं, वहां बात करें, जाके किसानों से सीधे डायरेक्ट संपर्क साधें, तो इससे हम अपनी मिट्टी से भी जुड़े रहेंगे और हमें शुद्ध चीजें भी प्राप्त होंगी। अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 3 में। प्रश्न संख्या 3 में हमारे पास जो है 5 प्रश्न दिए गए हैं। ये हमारी पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम से दिए गए हैं, 5 बहुविकल्पी हैं, 1 मार्क्स ईच रहेगा। क्या है देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। प्रश्न संख्या 1 है, घटना स्थल से फोन करके किसी घटना की सूचना देना कौन सी पत्रकारिता कहलाती है? संवाददाता घटना स्थल पे है और यहाँ पर जो है टीवी एंकर भी बैठा हुआ है, तो उस घटना को अगर फोन के माध्यम से कम्युनिकेट किया जाए तो वो क्या कहलाता है? वॉइस ओवर, फोन इन, इंटरनेट या रेडियो? तो वो कहलाता है आपका फोन इन। नेक्स्ट आते हैं, समाचारों का स्रोत क्या है? व्यक्तिगत संवाददाता द्वारा, समाचार ब्यूरो द्वारा, समाचार प्रदाता एजेंसी द्वारा या उपर्युक्त सभी? तो यहाँ पर समाचारों का जो स्रोत है वो क्या होता है? उपर्युक्त सभी। जितने भी हैं ये सभी समाचारों के स्रोत होते हैं। नेक्स्ट आते हैं, मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ क्यों माना जाता है? क्या कारण है कि मीडिया को हम चौथा स्तंभ मानते हैं?
पहला है जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाना, मतलब हम जो कुछ चाहते हैं वो जनता की आवाज सरकार तक पहुंचती है। सरकार की नीतियों की जानकारी जनता तक पहुंचती है, का खा दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर चौथा स्तंभ है, उसका कारण है कि सरकार की बात हम तक पहुंचाना और हमारी बात सरकार तक पहुंचाने का काम मीडिया करती है। ये डायरेक्टली नहीं होता है, मगर यहाँ पर हम समाचार पत्रों और टीवी टेलीविजन के जरिए ये सारी चीजें सामने रखते हैं। तो यहाँ पर का और खा दोनों सही है। चौथा आते हैं कॉलम का और का कॉलम खा में उचित मिलान कीजिए। ठीक है, यहाँ पर 4 दिए गए हैं और नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। समाचार का स्रोत क्या होता है? समाचार ब्यूरो, बिल्कुल सही है, अभी हमने एक ऑप्शन में चेक किया है। तो यहाँ पहला का पहला रहेगा। लोकतंत्र के 3 स्तंभ, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, एकदम सही है। दूसरे का दूसरा रहेगा। वॉच डॉग, वॉच डॉग क्या है? गड़बड़ी का पर्दाफाश, एकदम सही। सरकार द्वारा या किसी संस्था द्वारा कोई गड़बड़ी होती है तो उसका पर्दाफाश जिस पत्रकारिता द्वारा किया जाता है उसे वॉच डॉग पत्रकारिता कहते हैं। तो ये भी सही है। नेक्स्ट आते हैं भारत का पहला पत्र। भारत का पहला पत्र बंगाल गजट, एकदम सही है। तो यहाँ पर ये दोनों सभी सही है। तो 1 2 3 4 जहां पर सही है वहां पर आएगा। ये देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 यानी कि का ऑप्शन हमारा एकदम सही आ रहा है, एकदम सही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं। भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा प्रकाशित हुआ? अभी जस्ट हमने देखा भारत का पहला समाचार पत्र हमने बंगाल गजट पढ़ा, लेकिन यहां पर प्रश्न क्या पूछा गया है? भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? ध्यान रखिए, पहला समाचार पत्र और पहला हिंदी समाचार पत्र दो अलग अलग चीजें हैं। तो यहां पर क्या है? उदयन मार्तंड हमारा एकदम सही है। तो सही क्या आया? का। चलिए अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। यहां पर हमारे पास पठित काव्यांश है। निम्नलिखित काव्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनिए। पठित काव्यांश हमारी आरओ बुक से लिया गया है। यहां पर इस पर आधारित 5 प्रश्न पूछे गए हैं और पांचों ही प्रश्नों के उत्तर हम देंगे। बहुविकल्पीय हैं, 1 मार्क्स ईच रहेगा। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों से भरता, कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मुझसे मिलने को कौन विकल में होऊं, किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में भी हलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो ये हमारा आरओ बुक का प्रथम अध्याय में दूसरा जो गीत है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, उससे लिया गया है। किस तरीके से पथिक हो, चिड़िया हो, सभी अपने घर में शाम होते ही जल्दी पहुंच जाना चाहते हैं। चिड़ियों को जैसे ही याद आता है कि बच्चे उसके भूख से तड़प रहे होंगे, उसके परों में बहुत गति आ जाती है। लेकिन यहाँ पर हमारे जो कवि हैं वो भी जल्दी जल्दी घर को बढ़ने के लिए कदम बढ़ा रहे होते हैं, मगर कुछ सोच के एकदम उनके पैरों में शिथिलता आ जाती है, वो रुक जाते हैं, मन एकदम विहल हो जाता है। कारण है क्योंकि सभी को घर पहुंचने की जल्दी है, क्योंकि कोई ना कोई उनका वेट कर रहा है, लेकिन कवि के घर में उनका वेट करने वाला, उनका इंतजार करने वाला कोई नहीं है। और ये बात सोचते ही उनके पैर रुक जाते हैं और उनका मन बहुत ही ज्यादा दुखित हो जाता है। अब इस पे आधारित प्रश्न देखिए क्या है। चिड़िया के बच्चे घोंसलों से किस आशा में झांक रहे हैं? उड़ने की, भोजन की, किसी आगंतुक की या वर्षा की? तो किस आशा में है? वो आशा है भोजन की। नेक्स्ट आते हैं, अपने बच्चों का ध्यान आने पर चिड़िया की क्या दशा होती है? उसकी गति तेज हो जाती है, वह उदास हो जाती है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी गति मंद हो जाती है। तो क्या होता है? उसकी गति तेज हो जाती है। नेक्स्ट है, मुझसे मिलने को कौन विकल में मुझे किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? मुझे शब्द किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? तो यहां पर क्या है इस्तेमाल? वो इस्तेमाल किया गया है कवि के लिए। कवि खुद अपने लिए बोल रहे हैं, मुझसे मिलने को कोई परेशानी ही नहीं है जिसके लिए मैं जल्दी घर पहुंचूं। अलंकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही है? यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मुझे यह देखना है कि इसमें कौन सा जोड़ा एकदम सही, कौन सा पेयर सही है। तो पहला है, दिन जल्दी जल्दी ढलता में है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, बिल्कुल सही है, क्योंकि जल्दी जल्दी शब्द में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, ये एकदम सही है। नेक्स्ट आते हैं, नीड़ों से झांक रहे उत्प्रेक्षा अलंकार, बिल्कुल भी नहीं। मुझसे मिलने को नहीं, उपमा अलंकार भी। भरता उर में विहलता अनुप्रास अलंकार, बिल्कुल नहीं। तो सही है हमारा का वाला, दिन जल्दी जल्दी ढलता में है, जल्दी जल्दी शब्द में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। नेक्स्ट आते हैं, कवि के मन में व्याकुल होने और कदमों में शिथिलता आने का कारण क्या है? मन व्याकुल है, कदम जो है वो शिथिल अर्थात रुक गए हैं, इसका कारण क्या है? घर में कोई प्रतीक्षारत नहीं है,
घर का वातावरण कलहपूर्ण है, घर में तगादे वाले इंतजार कर रहे हैं, उसे परिवार से स्नेह नहीं है। तो कारण क्या है, घर में कोई भी प्रतीक्षारत नहीं है, अर्थात उनका वहां पे कोई वेट ही नहीं कर रहा, कोई इंतजार नहीं कर रहा, इसीलिए उनके पैर रुक गए हैं और मन दुखित हो गया है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 5। यहां पर हमारे सामने हमारे आरोह बुक के गद्य खंड का पठित गद्यांश आएगा, इसे हमें पढ़ना है और इस पे आधारित हमें 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। क्या दिया है देखते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्पों को चुनिए। भक्तिन का दुर्भाग्य ही उसे कम हटी नहीं था, इसी से किशोरी से युवती होती ही बड़ी लड़की भी विधवा हो गई। भैयू से पार ना पा सकने वाले जेठों और काकी को परास्त करने वाले कटिबद्ध जिठैतो। अब यहाँ पर याद रखनी है, जेठ और जिठौत अलग अलग होते हैं, कंफ्यूज नहीं होगा। जेठ का मतलब क्या हुआ, भक्तिन के जो पति थे उनके बड़े भाई वो जेठ कहलाते हैं, और जेठों के जो बच्चे हैं वो क्या कहलाते हैं, जिठौत। ये तो कंफ्यूज नहीं होएगा कि जिठौत का मतलब भी जेठ होता है, अक्सर ये कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो मैंने आपको यहाँ क्लियर कर दिया। जेठ का तात्पर्य यहाँ पर भक्तिन के जो पति है उनके बड़े भाइयों से है, और जिठौत उन्हीं के लड़कों से है। ने आशा की एक किरण देख पाई। विधवा बहन के गठबंधन के लिए बड़ा जिठौत अपने तीतर लड़ाने वाले साले को बुला लाया। तो जो उनका बड़ा भाई था, जो विधवा हुई थी उसका जो बड़ा भाई था, वो अपने साले को ले आया कि इससे शादी कर देंगे, क्योंकि उसका विवाह हो जाने पर सब कुछ उन्हीं के अधिकार में रहता। भक्तिन की लड़की भी मां से कम समझदार नहीं थी, इसी वजह से उसने वर को नापसंद कर दिया। तो भक्तिन की तरह तो उसने भी मन कर दिया कि मैं इससे शादी नहीं करूंगी, एक बार विधवा हो गई, ठीक है मैं रह लूंगी, अब मेरी शादी करने की जरूरत नहीं है, वो भी ऐसे लड़के से जो कुछ काम नहीं करता है, खाली पूरा दिन आवाराओं की तरह घूमा करता है, तो मैं इससे बिल्कुल भी शादी नहीं करूंगी। बाहर के बहनोई का आना चचेरे भाइयों के लिए सुविधाजनक नहीं था, अतः यह प्रस्ताव जहां का तहां रह गया। तब वे दोनों माँ बेटी खूब मन लगाकर अपनी संपत्ति की देखभाल करने लगी, और मान न मान मैं तेरा मेहमान की कहावत चरितार्थ करने वाले वर के समर्थक उसे किसी न किसी प्रकार पति की पदवी पर अभिषिक्त करने का उपाय सोचने लगे, कि किस तरीके से उसकी सारी संपत्ति से ये दोनों हट जाएं, इसके तरह तरह उपाय वो लोग खोजने लगे थे। अब इस पे आधारित प्रश्न देखिए क्या है। गद्यांश के आधार पर भक्तिन का दुर्भाग्य किसे कहा गया है, उसके पति का असमय मर जाना, उसकी बेटी का असमय विधवा हो जाना, उसके द्वारा 3 कन्याओं को जन्म देना, उसके पिता की अकाल मृत्यु हो जाना। तो गद्यांश के आधार पर भक्तिन का जो दुर्भाग्य कहा गया है वो बेटी का असमय विधवा हो जाना है। तो यहां पर सेकंड ऑप्शन हमारा सही है, उसकी बेटी का असमय विधवा हो जाना है। भक्तिन का जिठौत अपने साले से चचेरी बहन का विवाह क्यों कराना चाहता था, किस लिए वो चाहता था कि शादी हो जाए। युवावस्था में ही बहन के विधवा हो जाने के कारण चचेरी बहन को वैधव्य के सुख से बचाने के, यानी वैधव्य यानी कि विधवापन का जो दुख है उससे बचाने के लिए, चचेरी बहन का घर फिर से बसाने की इच्छा के कारण, या अपनी चाची की जायदाद को पाने के कारण। तो यहाँ पर वो क्यों चाहता था कि चाची की जायदाद मिल जाए, तो यहाँ पर घा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, भक्तिन के जेठ जिठौतों को भक्तिन के दामाद के मरने पर आशा की कौन सी किरण दिखाई पड़ी। अपनी पसंद के वर से चचेरी बहन का विवाह करने की, भक्तिन का आत्मसम्मान नष्ट कर उसकी संपत्ति हड़पने की, भक्तिन और उसकी बेटियों पर अपना हक जताने की, भक्तिन और उसकी बेटियों को अपने साथ रखने की। तो आशा क्या जागी थी, वो थी संपत्ति हड़पने की। तो यहाँ था भक्तिन का आत्मसम्मान नष्ट कर उसकी संपत्ति हड़पने की। तो खा ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन और कारण को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसके बाद फिर दिए गए विकल्पों में से कोई एक सही विकल्प चुनकर लिखिए। अब हमारे पास एक कथन है, एक कारण है, और इनको हमें देखना है कि क्या सही है क्या गलत है, उसके हिसाब से नीचे के ऑप्शंस को हमें टिक करना है। क्या दिया गया है, विधवा बहन द्वारा वर को नापसंद किए जाने पर जिठौतों ने अपनी पसंद का वर उस पर थोप दिया, क्योंकि वे संपत्ति के लिए रिश्तों की मान मर्यादा तक तोड़ने को आतुर थे। ये बिल्कुल सही है, उसने नापसंद किया था तो फिर उन्होंने साजिश करके थोप दिया था। तो ये तुम सही है, क्यों, क्योंकि वो संपत्ति पाना चाहते थे। तो यहाँ कथन और कारण दोनों सही है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन घा एकदम सही होगा।
नेक्स्ट आते हैं गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब हमारे पास 3 कथन दिए गए हैं, तीनों में से कौन से कथन सही है, एक कथन सही है, उस पर हमें टिक करना है। तो क्या दिया है, भक्तिन के जेठ और जिठौत संपत्ति हड़पने को तैयार थे, बिल्कुल सही है। ठीक है, जेठ और जिठौत विधवा बहन का पुनर्विवाह करवाने को तैयार थे, तो पुनर्विवाह करवाने को तैयार नहीं थे, वो संपत्ति चाहते थे, इसलिए अपने ही साले से करवाना चाहते थे। जेठ जिठौत बहुत ही अच्छे स्वभाव के थे, ये भी गलत है, तो ये गलत है और ये भी गलत है। तो सही ऑप्शन हमारा क्या हुआ, सिर्फ 1, यानी कि केवल एक हमारा सही है। नेक्स्ट है नंबर 6 पर आ गए। अब हम क्वेश्चन नंबर क्या है 6। यहाँ पर क्या दिया, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हेतु निर्देशानुसार सही विकल्प का चयन कीजिए। तो अब यहाँ पर जो हमारे सामने आया है, ये हमारी हिंदी की पूरक पुस्तिका है वितान, उसमें से हमारे सामने 10 प्रश्न रखे गए हैं और 10 प्रश्न के हमें उत्तर देने हैं। तो देखिए क्या है, लेखक ने नगर भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप किसे कहा है, बौद्ध स्तूप को, कुंड को, ऊंचे चबूतरे को या मेहराब को। तो उन्होंने किसको बोला था, वो बोला था बौद्ध स्तूप को। लेखक ने मोहनजोदड़ो और राजस्थान में क्या समानता बताई, सूना परिवेश, बबूल के पेड़, ज्यादा ठंड, ज्यादा गर्मियां, ये सभी। तो उन्होंने ये सारी सिमिलैरिटीज बताई थी, तो यहां पर क्या लगाएंगे, ये सभी। सिंधु सभ्यता की तस्वीरें उतारते समय दृश्यों के रंग उड़े हुए क्यों प्रतीत होते हैं, कारण क्या है, धूल उड़ने के कारण, चौंधियाती धूप के कारण, खेतों के हरेपन के कारण या पारदर्शी धूप के कारण। तो उड़े हुए रंग जो प्रतीत होते हैं उसका कारण है चौंधियाती धूप, यानी कि धूप वहां पे बहुत स्ट्रांग होती है। तो यहां पर सही ऑप्शन यही होगा। नेक्स्ट आते हैं, मोहनजोदड़ो के जिस हिस्से पर बौद्ध स्तूप स्थित है वह कहलाता है, क्या कहलाता है, जहां बौद्ध स्तूप स्थित था, गढ़, चौबारा, मेहराब या छत। तो वो कहलाता है आपका गढ़, सबसे एरिया बड़ा है तो उसको हम लोग गढ़ कहा जाता है। यशोधर बाबू किसे अपना आदर्श मानते थे, किसको मानते थे, किशनदा को। तो सही ऑप्शन है गा, किशनदा को मानते थे। नेक्स्ट आते हैं, यशोधर बाबू रोजाना अपनी घड़ी किससे मिलाते थे, रेडियो समाचारों से, मस्जिद की अजान से, घंटाघर के सायरन से या दफ्तर की घड़ी से। तो वो मिलाते थे रेडियो समाचारों से, जो रेडियो के समाचार आते थे तो इसके हिसाब से अपनी घड़ी को मिला लिया करते थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब हमारे पास यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं, उसी के हिसाब से हमें सही ऑप्शन पर टिक करना है। क्या है, किशनदा का वास्तविक नाम किशनपंत था, किशनदा का वास्तविक नाम केशवनाथ शर्मा था, किशनदा का वास्तविक नाम कृष्णानंद पांडे था, बिल्कुल सही है। किशनदा का वास्तविक नाम कृष्ण नारायण पंत था। तो यहाँ पर जो उनका सही नाम था वो था हमारा तीसरा, यानी कि कृष्णानंद पांडे। नेक्स्ट आते हैं, जूझ पाठ के अनुसार कविता के प्रति लगाव से पहले और उसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा में क्या बदलाव आया। तो क्या आया, उनको अकेलापन उपयोगी लगने लगा था, यही धारणा आई थी ना। तो सही देखिए क्या, अकेलापन डरावना है, अकेलापन उपयोगी है। तो सही ऑप्शन है खा हमारा, अकेलापन उपयोगी है। नंबर 9 है, जूझ पाठ के अनुसार पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक और दत्ताजी राव का रवैया सही था, क्योंकि सही विकल्प छांटिए। उन दोनों का रवैया सही था, इसका कारण क्या है, लेखक खेती बाड़ी नहीं करना चाहता था, दत्ताजी राव जानते थे कि खेती बाड़ी से लाभ नहीं है, लेखक का पढ़ लिख कर सफल होना बहुत आवश्यक था, लेखक का पिता नहीं चाहता था कि वह आगे की पढ़ाई करे। तो जो सही ऑप्शन है वो है हमारा खा, दत्ताजी राव जानते थे कि खेती बाड़ी से लाभ नहीं है, मतलब इसमें आगे प्रोग्रेस नहीं है, ये चीज वो जानते थे। नंबर 10 है, लेखक का मन कहां जाने को तड़पता था, सिनेमा, मेला, पाठशाला या खेत। तो हमारे लेखक का मन तड़पता था पाठशाला जाने को। अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 से हमारा खंड बा शुरू होता है, जो टोटल वर्णनात्मक है, यानी कि सब्जेक्टिव है। यहां पर हमें हर एक प्रश्न का उत्तर डिटेल के साथ देना है, पूरी डिटेल इनके साथ में। तो यहां पर क्या आया, प्रश्न संख्या 7 में दिए गए 4 अप्रत्याशित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में रचनात्मक लेख लिखना है हमें। अब ये जो रचनात्मक लेख आ रहा है ये हमको करना है। इसमें जो दिया है 4 ऑप्शंस क्या है, ऋतुराज बसंत, महानगरों में असुरक्षित नारी, सांप्रदायिक एकता, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कोई एक ऑप्शन हमें करना है और वो होगा हमारा 6 मार्क्स का। तो हम तो आपको चारों करा रहे हैं, आपको जो सही लगेगा उसके हिसाब से करना है। अब चूंकि एक सैंपल पेपर है तो आपको करने सारे ही हैं।
तो देखिए क्या है का ऋतुराज बसंत हमारा पहला ऑप्शन है। भारत देश में 12 महीनों में 6 ऋतुओं का आगमन होता है। वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। प्रत्येक ऋतु का लगभग 2 माह का समय होता है। प्रत्येक ऋतु से मानव जीवन प्रभावित होता है। वसंत ऋतु सब ऋतुओं में सुंदर, मनमोहक और प्रिय होती है, इसीलिए इसे सब ऋतुओं का राजा कहा जाता है। बसंत ऋतु में प्रकृति की अनुपम छटा देखने को मिलती है। प्रकृति अपने रूप को नए ढंग से सजाती है, चारों ओर हर्षोल्लास का वातावरण छा जाता है, जीवन में नवीनता आ जाती है और शरीर में स्फूर्ति आ जाती है। तो बसंत ऋतु में आप कैसा फील करते हैं, क्या है, ये सब चीजें हैं। वसंत प्रेम और उल्लास का पर्व है। इसका आगमन फागुन मास में होता है। मौसम सुहाना होता है, शीतल मंद सुगंधित समीर चारों ओर बहती है और हमें भरपूर आनंद देती है। पेड़ों पर नए नए पत्ते, चारों ओर हरियाली छा जाती है और फूलों से उपवन की शोभा बढ़ जाती है। मतलब ये ऋतु आप होता है ना, तो पतझड़ के बाद होती है, तो सभी जगह हरियाली छाई रहती है, बहुत सारे फूल खिलते रहते हैं। फूलों की सुगंध से चारों ओर का वातावरण महक उठता है। खेतों में सरसों के पीले फूलों का लहलहाना, आम की डालियों पर कोयल का कूकना वातावरण में मधुरता एवं उल्लास भर देता है। लोग बाहर घूमने जाते हैं और प्रकृति की छटा का आनंद उठाते हैं। यह ऋतु स्वास्थ्यदायक होती है, अतः सभी लोग इस ऋतु का स्वागत करते हैं। जितनी सुंदर छटा इसमें देखने को मिलती है, उतनी किसी अन्य ऋतु में नहीं मिलती। जड़ एवं चेतन एक नई चेतना एवं स्फूर्ति का अनुभव करते हैं। भ्रमर आम के बौर पर गुंजार करते हैं, यानी कि जब फूल उगते हैं तो भौरे भी आते हैं, तो वो गुंजार करना यानी जो गुंजन करते हैं उसको गुंजान करना कहते हैं। प्रकृति के इस मनमोहक रूप को देखकर नेत्रों को सुख मिलता है। चंद्रमा की शीतल किरणें अमृत की सी वर्षा कर इस ऋतु के वातावरण को अति मनोरम बना देती हैं। इस ऋतु का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि इसमें वसंत पंचमी और होली के त्योहार मनाए जाते हैं। इस ऋतु में बहने वाली शुद्ध वायु मस्तिष्क में मन चेतना का संचार करती है। तो मतलब जो नवीन चेतना, जो नई चीज होती है, वो हमेशा मतलब इस ऋतु में इतना हम खुश हो जाते हैं कि कुछ ना कुछ नया खुद अपनी तरफ से क्रिएटिव करने का हमारा मन करता है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास महानगरों में असुरक्षित नारी। देखिए आजकल हम लोग टीवी में बहुत कुछ इस बारे में देखते सुनते रहते हैं, तो अब हम काफ़ी हद तक इन सारी चीज़ों के बारे में जान गए हैं कि किस तरीके से महानगरों में नारियों के ऊपर जो है शोषण भी होता है, अत्याचार भी होते हैं, अपराध भी होते हैं, सभी कुछ हो रहा है। तो इन्हीं से हमें संबंधित इस जो है रचनात्मक लेख को लिखना है। तो देखिए क्या है, आज देश के महानगरों में एक ओर तो जनसंख्या बेतहाशा बढ़ रही है, तो दूसरी ओर महानगरों में नारियां स्वयं को असुरक्षित अनुभव कर रही हैं। कामकाजी महिलाओं के साथ होने वाले यौन अत्याचार, छेड़छाड़ की घटनाएं एवं वृद्ध दंपतियों के साथ घर में ही लूटपाट की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। किशोरियां एवं युवतियों का अकेले बाहर जाना चिंताजनक हो गया है। सच तो यह है कि जब तक महिलाएं सुरक्षित घर वापस नहीं आ जाती, तब तक घर वाले चिंतित रहते हैं। ऐसे असुरक्षा के माहौल में रहने से तनाव बढ़ता है, जो उन अनेक बीमारियों को जन्म देता है। महिलाओं के साथ छेड़छाड़, बलात्कार, गैंगरेप जो घटनाएं हो रही हैं, उसके कई कारण हैं। यथा आधुनिक जीवन शैली महिलाओं को उत्तेजक, साज श्रृंगार, पुलिस अव्यवस्था जनता का मूक दर्शक बना रहे हैं। बसों में युवतियों के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं सरेआम होती हैं। लड़कियां उनका विरोध नहीं कर पाती और बस के मुसाफिर भी उनमें हस्तक्षेप नहीं करते। इससे उन शैतानों का दुस्साहस बढ़ जाता है। जब तक आम जनता ऐसे लोगों को सबक नहीं सिखाती और लड़कियां हिम्मत दिखाकर उन शोहदों का आक्रामक विरोध नहीं करती, तब तक इस समस्या पर काबू नहीं पाया जा सकता। तो सबसे पहले क्या करना है, हमको आवाज उठानी है। जब हम इस चीज को जब तक चुपचाप सहना बंद नहीं करेंगे, तब तक ये सारी घटनाएं होती रहेंगी। हम तो सोचते हैं अरे जरा सा, चलो छोड़ो जाने, जरा सा ही वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो जरा सा हुआ, आवाज उठाइए, आपके साथ आसपास के लोग भी आपके साथ आपकी मदद करेंगे। तो ये आज का इसका सोल्यूशन है। किशोर उम्र में उन अपराधियों को जिन्होंने जघन्य अपराध यानी बलात्कार, हत्या आदि में भाग लिया है, कड़ा दंड मिलना चाहिए, अन्यथा वे जुवेनाइल कोर्ट के द्वारा कम सजा पाते हैं और उनका सुधार भी नहीं हो पाता है। यानी कि ऐसा जघन्य अपराध के लिए हमें नाबालिग जो है नहीं देखना चाहिए। आज दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई एवं बेंगलुरु जैसे महानगर महिलाओं के लिए असुरक्षित माने जा रहे हैं। हमें अपने देश की प्रतिष्ठा बचाने के लिए प्रभावी कार्यवाही करनी होगी, जिससे इस कलंक से हमें मुक्ति मिल सके।
तो ये जो है बहुत ज़रूरी है सरकार की तरफ से कुछ चीज़ों को उठाने का, कुछ हमारी तरफ से उठाने का। तीसरा हमारे पास ऑप्शन है सांप्रदायिक एकता, यानी कि जाति धर्म के आधार पर जो आजकल मतभेद चल रहे हैं उनको मिटाकर हम सभी मिलजुल कर रहें, इस बारे पर हमें लिखना है। प्रसिद्ध शायर ने अपनी एक देश प्रेम की कविता में लिखा है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदोस्ता हमारा। तो हम सभी जानते हैं, इस गीत से अच्छी तरह वाकिफ हैं। इन शब्दों में ऐसा जादू है कि प्रत्येक मजहब के लोग स्वयं को भारतीय मानते हुए भारत को स्वतंत्र कराने के कार्य में जुट गए थे। भगवान बुद्ध और महावीर स्वामी ने भ्रातृत्व भाव पर बल दिया। भारत एक ऐसा राष्ट्र है जहां विभिन्न धर्मों, संप्रदायों, राजनीतिक विचारधाराओं के एवं विभिन्न भाषा भाषी लोग रहते हैं, जिनकी पूजा पद्धति, रहन सहन, आचार विचार, मान्यताएं, भाषा, बोली अलग अलग हैं। तो देखिए, आप अपने पड़ोस में ही देखेंगे तो वो भी अलग धर्म के हो सकते हैं, अलग जाति के हो सकते हैं, और उनके पूजा करने का तरीका, उनके रहने सहने का, खान पान सभी कुछ अलग हो सकता है, क्योंकि वो अलग तरीके से रहते हैं, हम अलग तरीके से रहते हैं, लेकिन तब भी हम एक तरीके मतलब एकता के साथ रहते हैं ना। फिर भी भारत की सबसे बड़ी विशेषता अनेकता में एकता अर्थात यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी। ये भारत में जो प्रमुख धर्मावलंबी रहते हैं वे हैं हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन। ये इतने सारे लोग सब भी क्या हैं, आपस में एकता के साथ रहते हैं। भारत एक लोकतंत्र है जिसमें सभी धर्मावलंबियों के समान अधिकार प्राप्त हैं, किसी को भी विशेष अधिकार नहीं है। हर व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार अपने धर्म पालन का, अपने पूजा पाठ को जारी रखने का पूरा अधिकार है। फिर भी हमारे देश में समय समय पर सांप्रदायिक दंगे भड़क उठते हैं। सांप्रदायिक एकता का तात्पर्य है सभी धर्मावलंबियों का परस्पर मिलजुल कर एक साथ रहना और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखना। तो यहाँ पर सांप्रदायिक एकता का तात्पर्य क्या हुआ कि सभी लोग मिलजुल कर रहें, आपस में एक जैसे बिहेव करें और किसी से किसी तरह का मतभेद नहीं रखें। यह तभी संभव है जब हम सभी धर्मों का आदर करें और अपने धर्म को श्रेष्ठ तथा दूसरे के धर्म को हीन यानी निकृष्ट ना समझें। भाई, हमारा धर्म जैसे हमारे लिए बहुत प्रीसियस है, बहुत सम्मान की बात है, वैसे दूसरे के लिए, दूसरे का धर्म उसके लिए सम्मान की बात है। मतलब हम अगर उसकी बेइज्जती करेंगे तो उसे तकलीफ होगी, जिस तरीके से अगर वो हमारे धर्म के साथ अगर कुछ करेगा तो हमें तकलीफ होगी। इसीलिए हमें सभी धर्मों को सम्मान मानना चाहिए। जैसे हम अपने धर्म को इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं, वैसे दूसरों के धर्मों को भी सम्मान और इज्जत देनी चाहिए। सर्वधर्म समभाव की भावना ही सांप्रदायिक एकता को जन्म देती है। यदि हम देश को विकास के पथ पर ले जाना चाहते हैं तो सभी निवासियों को सांप्रदायिक एकता पर बल देकर देश का सांप्रदायिक माहौल ठीक रखना होगा। तो ये बहुत जरूरी है, हमारा देश प्रगति करे तो इस तरीके के दंगों को हमें भड़कने नहीं देना है, और उन दंगों को भड़कने के लिए, रोकने के लिए सबसे जरूरी है कि हमारे दिल में सांप्रदायिक सद्भाव जो है वो रहे हमेशा। चौथा ऑप्शन है हमारे पास है, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। ठीक है, अब मतलब क्या है, जहां न पहुंचे रवि अर्थात जहां सूरज ना पहुंच पाए वहां पहुंच जाए कवि। कवि का मतलब क्या, उनकी कल्पना पहुंच जाए। तो कवि की पहुंच जो है वो ऐसी है कि वो कहीं पर भी पहुंच सकती है ना। तो देखिए क्या कहते हैं, सूर्य की किरणें जहां नहीं पहुंच पाती वहां कवि की कल्पना पहुंच जाती है। वह अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग कर ऐसे स्थानों पर पहुंच जाता है जहां मनुष्य का पहुंचना असंभव है। कल्पना व्यक्ति की सोचने की शक्ति का विकास करती है, इसीलिए व्यक्ति को सदैव कल्पनाशील रहना चाहिए। हम अपने शरीर के द्वारा जहां नहीं पहुंच पाते वहां पल भर में ही कल्पना के पंख लगाकर पहुंच जाते हैं, परंतु कल्पना वही ही कर सकता है जिसमें जिजीविषा हो, यानी कि कुछ करने की इच्छा हो, जो दृढ़ निश्चयी हो और जो सदैव क्रियाशील रहता हो, जो मतलब हमेशा एक्टिव रहता हो कि उसे ये कार्य करना है। हमारी रचनात्मकता हमें कल्पना करने के लिए प्रेरित करती है। एक कवि की कलम में इतनी शक्ति होती है कि वह समाज में परिवर्तन एवं क्रांति ला सकता है। तो हमने ये चीज़ तो देखी है, हमारे देश में जब स्वतंत्रता संग्राम बहुत जोरों पर था तो बहुत से कवि थे जिन्होंने इस पर अपनी कविता के माध्यम से लोगों के दिल में जोश भरा था। तो क्या होता है, कविता की जो कवि की रचनाएं होती हैं वह लोगों के मन में जोश और क्रांति भरती हैं और लोग उसके बदलाव के लिए तत्पर हो जाते हैं। प्राचीन समय में महाकवि कालिदास ने मेघों को दूत बनाकर अपने प्रिय के पास भेजा था। मेघदूत है ना, कालिदास की मेघदूत। यह कवि की कल्पना शक्ति का ही परिचायक है। आधुनिक कवियों में निराला का प्रिय विषय बादल ही रहा है।
कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने तो मेघों को अतिथि मानकर मेघ आए बड़े बनठन के, पढ़ा है ना हम लोगों ने, मेघ आए बड़े बनठन के जो है कविता लिखी थी, कविता की रचना कर डाली। आकाश में विद्यमान सूर्य की किरणें समस्त संसार को प्रकाशित एवं आलोकित करती हैं, पर कवि की कल्पना सूर्य की किरणों को पार करके आकाश की उस अंतिम सीमा को स्पर्श करती है जहां सूर्य का पहुंचना असंभव है। अतः हमें सदैव कल्पनाशील रहना चाहिए। प्रत्येक इंसान में एक कवि छिपा होता है, बस उस कवि ही हृदय को जागृत करने की आवश्यकता है। तो कहने का यहाँ तात्पर्य क्या है कि हर व्यक्ति के अंदर कल्पना शक्ति होती है, बस हमें उस कल्पना शक्ति को पालना है, पोसना है, बड़ा करना है, तो हम भी एक अच्छी कविता की रचना कर सकते हैं। अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 8 पे। प्रश्न संख्या 8 में क्या दिया है, निम्नलिखित 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में दीजिए। हमारी पुस्तक है अभिव्यक्ति और माध्यम, उनमें से यहाँ 3 प्रश्न रखे गए हैं, जिसमें से हमें 2 प्रश्न करने हैं, जिसका उत्तर हमको देना है 60 शब्दों में, ठीक है। और यहाँ पर एक प्रश्न हमारा रहेगा कितना, 3 मार्क्स का। 2 क्वेश्चन करने हैं तो टोटल कितना हो गया, 6 मार्क्स का हो गया। पहला प्रश्न है, कहानी को नाटक में किस प्रकार रूपांतरित कर सकते हैं। अब देखिए, कहानी होती है, कहानी को जब हम नाटक में रूपांतरित करते हैं तो उसमें कई चीज़ों को, जैसे हम कहानी होती है लिखते हैं, जब नाटक में रूपांतरित करते हैं तो दृश्यों में परिवर्तित करते हैं, कई चीज़ों को हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो करते समय क्या क्या सावधानी रखनी है और कैसे कर सकते हैं, ये हमें बताना है। कहानी को नाटक में रूपांतरित करते समय अनेक महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए, जो इस प्रकार है। क्या है भाई, देखिए, कहानी की कथावस्तु को समय और स्थान के आधार पर विभाजित करके, तो याद रखिए जितनी भी घटनाएं हो रही हैं वो तो दृश्यों के स्थान पर और स्थान, समय और स्थान के हिसाब से विभाजित करते हैं। कहानी में घटित घटनाओं के आधार पर दृश्यों का निर्माण करके, अब मान लीजिए एक दृश्य जो है वो कमरे के अंदर है, दूसरा गार्डन में है, तो इस तरीके से अलग अलग दृश्यों में उसको विभाजित करते हैं। कथा वस्तु से संबंधित वातावरण की व्यवस्था करके, अब कथा वस्तु जो कह रही है जैसा वातावरण चाहिए वैसा ही वातावरण हमें सजीव करना पड़ता है, क्योंकि कहानी में जो कथा वस्तु है उसे हम शब्दों के माध्यम से व्यक्त कर देते हैं, लेकिन नाटक में हमें वो सारा स्टेज डेकोरेशन के माध्यम से व्यक्त करना पड़ता है। ध्वनि और प्रकाश की व्यवस्था करनी पड़ती है, चूंकि ये जीवंत है, दृश्य श्रव्य दोनों ही माध्यम है, तो हमें ध्वनि भी और प्रकाश दोनों की व्यवस्था करनी पड़ती है। कथा वस्तु के अनुरूप मंच सज्जा और संगीत का निर्माण करके, पात्रों और संवादों को अभिनय के अनुरूप स्वरूप प्रदान करके, तो जो भी पात्र हैं उनकी वेशभूषा, उनका स्वरूप उसी तरीके से हो, उनके डायलॉग यानी कि संवाद भी उसी तरीके के हो जैसी उनकी वेशभूषा हो। जैसे मान लीजिए कोई पौराणिक है तो उनके डायलॉग्स वैसे होंगे, जो प्रागैतिहासिक हैं उनके वैसे ही डायलॉग्स होंगे, कोई गांव का है, ग्रामीण जीवन का है तो उसके डायलॉग वैसे, कोई शहरी है वैसे ही होगा, कोई विदेशी है तो उसके डायलॉग उसी भाषा में होंगे। तो इस तरीके से जो भी आपने कैरेक्टर लिया है उसके हिसाब से उसके संवाद और वेशभूषा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो नाटक की कहानी में किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। अब देखिए, कहानी से नाटक बन गया, अब नाटक जो होता है वो दृश्य श्रव्य दोनों माध्यम होता है, लेकिन रेडियो पे जब नाटक लिखा जाता है तो ये सिर्फ श्रव्य माध्यम होता है। तो इसको लिखते समय में किन किन बातों का ध्यान रखना है वो देखिए क्या है यहाँ पर। रेडियो नाटक में कहानी संवादों तथा ध्वनि प्रभावों पर ही आधारित होती है। इसमें कहानी का चयन करते समय ध्यान रखने वाली बातों का विवरण इस प्रकार है। क्या है, कहानी एक घटना प्रधान ना हो, यानी कि कोई एक ही घटना पर आधारित पूरी कहानी रेडियो नाटक में नहीं होनी चाहिए। रेडियो नाटक की कहानी केवल एक ही घटना पर आधारित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी कहानी श्रोताओं को थोड़ी ही देर में उबाऊ बना देती है। इसलिए रेडियो नाटक की कहानी में अनेक घटनाएं होनी चाहिए ताकि श्रोता उबे नहीं और सुनना पसंद करें, क्योंकि अगर एक ही चीज बार बार चलती रहेगी कंस्टेंट तो हम लोग को थोड़ा सा उबन होने लगेगी और हम लोग रेडियो बंद कर देंगे। लेकिन अगर उनमें चेंजेस हैं, हमारा इंटरेस्ट बना रहेगा और हम सुनते रहेंगे। अवधि सीमा, अवधि सीमा यानी कि जो समय सीमा होती है वो, सामान्य रूप से रेडियो नाटक की अवधि 15 से 30 मिनट तक होनी चाहिए, इससे अधिक नहीं, क्योंकि रेडियो नाटक को सुनने हेतु मनुष्य की एकाग्रता की अवधि 15 से 30 मिनट तक मानी जाती है, इससे ज्यादा नहीं। तो मतलब अगर आप बहुत लंबा कर दोगे तो हम लोग को ऊब होने लगेगा, अरे बंद करो, चलो हटो। तो मतलब 15 से 30 मिनट की ज्यादा अवधि नहीं होनी चाहिए। पात्रों की सीमित संख्या, तो उसमें जितने भी कैरेक्टर हों उनको सीमित रखना चाहिए, क्योंकि इन सभी कैरेक्टर को हम आवाज के माध्यम से जानते हैं। अब अगर हमें आवाज के माध्यम से हम अगर
अगर उनको आइडेंटिफिकेशन करते हैं उनकी, तो बहुत ज़्यादा पात्र होंगे, तो फिर उन पात्रों की आइडेंटिफिकेशन हमारे लिए मुश्किल हो जाती है। रेडियो नाटक में पात्रों की संख्या सीमित होनी चाहिए। इसमें पात्रों की संख्या 5 से 6 से अधिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि श्रोता ध्वनि के सहारे ही पात्रों को याद रख पाता है। यदि रेडियो नाटक में अधिक पात्र होंगे तो श्रोता उन्हें याद नहीं रख पाएगा। अब हम आवाज के माध्यम से लोगों को अगर आइडेंटिफाई करते हैं और एक साथ बहुत सारे लोग होंगे तो हमारे लिए आइडेंटिफिकेशन मुश्किल हो जाती है। इसीलिए कम मात्रा में रहेगी तो हम लोगों को, पात्रों को जानते रहेंगे और नाटक के साथ हमारा इंटरेस्ट बना रहेगा। प्रश्न संख्या 3 है, कहानी की क्या विशेषताएं होती हैं। अब कहानी की क्या विशेषताएं होती हैं, हमें ये लिखना है। कहानी की विशेषताएं, कहानी एक ऐसी गद्य विधा है जिसमें जीवन के किसी अंक विशेष का मनोरंजन पूर्ण चित्रण किया जाता है। तो मतलब बहुत हम इंटरेस्टिंग वे में प्रस्तुत किया जाता है, तो हमें पढ़ने में भी मजा आता है। कहानी का संबंध लेखक और पाठकों से होता है, जो लिख रहा है उससे और जो पढ़ रहा है उससे होता है। कहानी कही या पढ़ी जाती है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, कहानी या तो हम पढ़ते हैं या कोई हमें सुना रहा है तो हम सुनते हैं। कहानी का आरंभ, मध्य और अंत के आधार पर बांटा जाता है। कोई भी कहानी जो है वो बड़ी अच्छी स्टार्ट होगी, बीच में द्वंद्व होगा, फिर उस द्वंद्व का हल जो है अंत में हो जाएगा। तो 3 पार्ट होते हैं, आरंभ, मध्य और अंत। कहानी में मंच सज्जा, संगीत तथा प्रकाश का महत्व नहीं होता। कहानी में इस तरह की कोई बात नहीं है, जो कुछ है हमारा लिखा होता है, तो उसमें मंच सज्जा, वेशभूषा, इन सब चीज़ों का मतलब नहीं होता। ये सारी चीज़ें जो हैं वो शब्दों के माध्यम से कहानी में लिखी होती हैं। प्रश्न संख्या 9 है, यहां पर अब क्या दिया, निम्नलिखित 3 में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर 80 शब्दों में हमको देने हैं। अब हमारी पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम से ही 3 प्रश्न प्रस्तुत हैं, जिसमें से सिर्फ 2 प्रश्न हमें करने हैं, लेकिन अब हमें 80 शब्दों में करने हैं। अभी हम कितने कर रहे थे, 60 शब्दों में, अब 80 शब्दों में करने हैं। सिर्फ 2 प्रश्न, एक प्रश्न हमारा रहेगा 4 मार्क्स का, तो यानी कि प्रश्न संख्या 9 हमारा हो गया 8 मार्क्स का। तो यहाँ के पहला प्रश्न है, इंटरनेट पत्रकारिता सूचनाओं को तत्काल उपलब्ध कराता है, परंतु इसके साथ ही उसके कुछ दुष्परिणाम भी है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। देखिए, इंटरनेट जहां हमें इतनी सारी सुविधाएं दे रहा है, उसके साथ ही साथ उसमें बहुत सारे नुकसान भी हैं। आप कहीं पर भी बैठे हो, विश्व के किसी भी कोने से कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, आप तुरंत इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन इसके दुष्परिणाम भी हैं। आंखें जो है हमारी बहुत ही ज़्यादा डैमेज करती हैं इनसे। ये बहुत ही खर्चीला साधन है, इसमें खर्च होता है, साथ ही साथ इसमें बहुत तरह के क्राइम्स होते हैं, घोटाले होते हैं, जिनमें अगर हम अवेयर नहीं हो तो हम फंस भी सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ लिखनी है। देखिए क्या, इंटरनेट आज की पत्रकारिता का मुख्य आधार बन गया है, पर वह समाज के सारे वर्गों को अनेक आधारों पर विकृत भी कर रहा है, यानी कि लोगों को गलत मानसिकता भी उत्पन्न कर रहा है। हम इसमें दुनिया भर सभी अच्छे बुरे कार्य साफ, स्पष्ट और विस्तार पूर्वक देखे और सुने जा सकते हैं। इसके कारण कच्ची बुद्धि का युवा वर्ग तेजी से अश्लीलता और नग्नता की दिशा में आगे बढ़ रहा है, उसके संस्कार विकृत हो रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पर इस इंटरनेट की दुनिया में जहाँ अच्छी चीजें हैं वहाँ बुरी चीजें भी हैं। अब क्या होता है, जो जिस बच्चे को समझ नहीं है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो अगर इस चीज के अंदर आ जाता है तो वो बुरी चीजों की तरफ आकृष्ट हो जाएगा, और क्या होगा, उसकी मानसिकता विकृत हो जाएगी, और मानसिकता विकृत होने से समाज में अपराध बढ़ेगा। इससे अपराध जगत को नई दिशा प्राप्त हो रही है। अपराधी और आतंकवादी सरलता से सलाह मशवरा कर दुनिया के किसी भी कोने में आतंक फैलाने व धोखाधड़ी का कार्य कर रहे हैं। काले धन का लेन देन सरल हो गया है, पुस्तकीय ज्ञान की भी चोरी होने लगी है। अतः उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है, जहां इंटरनेट पत्रकारिता के अनेक लाभ है, वही इसके दुष्परिणाम भी है। तो इसका इस्तेमाल बहुत सावधानी से करना चाहिए। अगर आपको समझ नहीं है तो बड़ों की गाइडेंस लेनी चाहिए, किसी बड़े से जो उसका जानकार है उसकी समझने चाहिए, क्योंकि ये हमें बुरे रास्ते पर बहुत आसानी से ले जा सकता है। तो ये समझ अगर आपके अंदर है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो बड़ों की गाइडेंस में काम करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, पत्रकारीय लेखन क्या है, पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो अब यहाँ पर पत्रकारीय लेखन क्या होता है आपको ये बताना है, पत्रकार कितने तरीके के होते हैं ये बताना है। तो देखिए क्या है, समाचार पत्र अथवा जनसंचार माध्यम में काम करने वाले पत्रकार अपने पाठकों, दर्शकों, श्रोताओं तक सूचना पहुंचाते हैं।
पाठकों को जागरूक और शिक्षित बनाने और उनका मनोरंजन करने के लिए लेखन के जिन विभिन्न रूपों का प्रयोग किया जाता है उसे पत्रकारीय लेखन कहते हैं। तो यहाँ पर पाठकों तक जानकारी देना, सूचना पहुंचाना, उनका मनोरंजन करना जिस लेखन विधि से पूर्ण किया जाता है पत्रकारों के माध्यम से, वह कार्य ही पत्रकारीय लेखन कहलाता है। ये हो गया पत्रकार के लेखन। अब क्या होता है, पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? तो पत्रकार मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, पूर्वकालिक, अंशकालिक और आपके जो फ्रीलांसर्स होते हैं। तो क्या है पूर्णकालिक? पूर्णकालिक पत्रकार जो से तात्पर्य है किसी समाचार संगठन में काम करने वाले नियमित वेतन भोगी से। तो जो पूरे टाइम एक पत्रकार के एक क्या कहते हैं समाचार संस्था के लिए काम करे और उसे वहीं से सैलरी प्राप्त हो, वो पूर्णकालिक पत्रकार कहलाता है। दूसरा है अंशकालिक पत्रकार। अंशकालिक पत्रकार वह होता है जो किसी समाचार संगठन के लिए निश्चित मानदेय पे काम करे, अर्थात उसे एक असाइनमेंट दे दिया जाए और आपको इतना पैसा मिलेगा, सिर्फ उतने टाइम के लिए काम करे, तो वो हमारा कहलाता है अंशकालिक, यानी कुछ समय के लिए काम करना। फिर है फ्रीलांसर या स्वतंत्र पत्रकार। ये क्या होते हैं? फ्रीलांसर या स्वतंत्र पत्रकार किसी महत्वपूर्ण समाचार पत्र से संबंधित नहीं होता, बल्कि वह समाचार पत्रों के भुगतान के आधार पर लेख लिखता है। कहने का मतलब है फ्रीलांसर जो होता है वो अपना लेख लिखता है या कहीं से समाचार या सूचनाएं कलेक्ट करता है। जो समाचार उसे अच्छा पैसा दे देता है उसको वो अपनी खबर को बेच देता है। तो यहां पर वो अपनी खबरों को जो पैसा उसे पे किया जा रहा है उसके हिसाब से किसी भी समाचार के पत्र के साथ वो काम कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विशेष रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है, स्पष्ट कीजिए। विशेष रिपोर्ट के लिखने के लिए आपको विशेष जो है जिस भी क्षेत्र में आप विशेष रिपोर्ट लिख रहे हैं उसके लिए आपको विशेषज्ञता प्राप्त होनी चाहिए, तभी आप कभी विशेष रिपोर्ट को कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए व्यापार क्षेत्र में है तो उसके कुछ कीवर्ड्स होते हैं, उनको आप तेजड़िया है, ये सब जैसी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। खेल समाचार अगर आप लिखते हैं तो वहाँ के भी, जैसे आप क्रिकेट में लिखेंगे तो अंपायर है, आपका बाउंसर है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि ये क्या कहलाता है, पावर प्ले है, ये सारी चीज़ों के बारे में जो जानकारी होगी तभी आप एक विशेष रिपोर्ट तैयार कर पाएंगे। तो देखिए क्या है इसमें, पत्र पत्रिकाओं और अखबारों में प्रायः विशेष रिपोर्ट दिखाई देती है जो गहरी छानबीन, विश्लेषण और व्याख्या का परिणाम होती है। तो जब तक आप किसी क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त नहीं होते तब तक आप उसकी गहन छानबीन नहीं कर पाएंगे और उस पर विशेष रिपोर्ट तैयार नहीं कर पाएंगे। इन्हें किसी विशेष समस्या, मुद्दे या घटना की छानबीन के बाद लिखा जाता है। यह लेखन कार्य तथ्यों पर पूर्णतः आधारित होता है। खोजी रिपोर्ट, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट और विवरणात्मक रिपोर्ट में विशेष तथ्यों को सामने लाया जाता है जो पहले उपलब्ध नहीं थे। विशेष रिपोर्ट के लेखन में निम्नलिखित बातों की ओर ध्यान दिया जाता है जो इस प्रकार हैं। तो ये जो विशेष बातें हैं क्या हैं? पहला है विशेष प्रकार का लेखन कार्य उल्टा पिरामिड शैली में किया जाता है। तो हमेशा उल्टा पिरामिड शैली में जो महत्वपूर्ण बात है वो सबसे पहले कही जाएगी और उससे कम घटती हुई बात कही जाएगी। कभी कभी रिपोर्ट को फीचर शैली में भी लिखा जाता है, यानी कि आपको थोड़ा मनोरंजक तौर पर। बहुत विस्तृत रिपोर्ट में उल्टा पिरामिड शैली और फीचर शैली को कभी कभी आपस में मिला दिया जाता है। कई बार लंबी रिपोर्ट को श्रृंखलाबद्ध करके कई दिन छापा जाता है, मतलब इसकी सीरीज निकाली जाती है। फिर रिपोर्ट की भाषा सरल, सहज और आम बोलचाल की होनी चाहिए। तो भाषा हमेशा सरल होनी चाहिए, क्योंकि आप डिफिकल्ट अगर रखोगे तो पाठक इस बात को समझ ही नहीं पाएंगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया है, काव्य खंड पर आधारित निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में हमको देने हैं। तो अब यह जो हमारी बुक है ना, आरो भाग 2, उसका जो काव्य खंड है उसमें से हमसे यहाँ कितने पूछे गए हैं प्रश्न? 3, और करने कितने हैं? 2, और आंसर देना है हमें कितना? 60 शब्दों में। ये ध्यान रखना है, ठीक है। शब्द लिमिट हर जगह ध्यान रखिएगा। अब ये प्रश्न यहाँ पर कितने का आएगा? एक प्रश्न हमारा रहेगा 3 मार्क्स का। कितना? 3 मार्क्स का। तो चलिए देखने शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, फिराक की संकलित रुबाइयों में कवि ने जो वात्सल्य का चित्र उकेरा है उस पर टिप्पणी कीजिए। तो किस तरीके से एक माँ जो है अपने बच्चे को दुलार रही है, नहला रही है, कपड़े पहना रही है, उलझे केशों को सुलझा रही है, तो जो भी प्रेम है वो हमें दिखाना है। दीपावली में किस तरीके से छोटे से घरौंदे में दिए को जला रही है, सब कुछ हमें बहुत अच्छे से, और एक बच्चा भी अपनी माँ की तरफ जो प्रेम रख रहा है वो भी।
देखिए क्या है, रुबाइयां कविता में कवि फिराक गोरखपुरी ने वात्सल्य रस का अनूठा चित्रण प्रस्तुत किया है। माँ अपने चांद के टुकड़े यानी पुत्र को अपने आंगन में खड़ी होकर अपने हाथों से प्यार से झुला रही है। वह अपने बच्चे को आंचल में भरकर बार बार हवा में उछाल देती है, जिससे नन्हे बच्चे की किलकारी सारे वातावरण को मनोरम बना देती है। माँ अपने बच्चे को निर्मल जल से नहलाती है और उसके उलझे बालों को कंघी से संवारती है। बच्चा भी माँ को प्यार से देखता है। बच्चा अपने आंगन में ठिनकता हुआ चांद को देखकर मचल जाता है और उसको पाने की हट करता है, तो माँ चांद को दर्पण में उतार कर बच्चे को दिखाती है। तो देखिए किस तरीके से माँ जो है बच्चे को दुलार भी रही है, पुचकार भी रही है, और एक बच्चा भी माँ के साथ कैसा प्यार रख रहा है। दूसरा प्रश्न है, छोटा मेरा खेत कविता का उद्देश्य बताइए। तो क्या था, छोटा मेरा खेत, यहाँ पर कवि ने खेत में जो कर्म होते हैं यानी कि जो कृषि कर्म किए जाते हैं उसके साथ अपने रचना कर्म को यानी कि अपनी कविता के जो रचना कर्म है उसको सिमिलर किया है कि चौकोना खेत है तो चौकोना पन्ना है, उसमें एक अंधड़ चलता है तो बीज आता है, यहाँ पर कल्पनाओं का अंधड़ चलता है तो शब्द रूपी बीज होता है। ठीक है ना। तो किस तरीके से एक जब बीज बोता है पेड़ उगता है तो उसके फल निरंतर खाए जाते हैं, हमेशा खाए जाते हैं। उसी तरह जब एक कविता की रचना होती है तो उसका रस का आनंद भी लोग हमेशा उठाते रहते हैं, है ना। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, कवि ने रूपक के माध्यम से कवि कर्म को कृषक के समान बताया है। कवि अपने खेत में बीज बोता है, वह बीज अंकुरित होकर पौधा बनता है तथा पकने पर उसमें फल मिलता है जिससे लोगों की भूख मिटती है। इसी तरीके से कवि ने कागज को अपना खेत माना। इस खेत में भावों की आंधी से कोई बीज बोया जाता है, फिर वह कल्पना के सहारे विकसित होता है। शब्दों के अंकुर निकलते ही रचना स्वरूप ग्रहण करने लगती है तथा इससे अलौकिक रस उत्पन्न होता है। यह रस अनंत काल तक पाठकों को अपने भी डुबोए रखता है। कवि ने कवि कर्म को कृषि कर्म से महान बताया है क्योंकि कृषि कर्म का उत्पादन निश्चित समय तक रस देता है, परंतु कवि कर्म का उत्पादन अनंत काल तक रस प्रदान करता है। तो किस तरीके से जो रचना होती है वो हमेशा जो है रस प्रदान करती रहती है, लेकिन किसान द्वारा जो फल उगाया जाता है वो एक निश्चित समय तक ही हम खा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी पेड़ उगा तो ठीक है 20-25 साल 30 साल तक खाया गया, उसके बाद तो वो पेड़ कहीं नहीं रहता, उसका रस नहीं लिया जा सकता। लेकिन ये जो क्या कहते हैं कवि जो कविता लिखता है उसका रस तो हम हमेशा उठा सकते हैं। तीसरा है आत्म परिचय कविता का प्रतिपाद्य लिखिए। अब जो आत्म कविता परिचय जो है उसका प्रतिपाद्य हमें यहाँ लिखना है। आत्म परिचय कविता में रचयिता का मानना है कि स्वयं को जानना दुनिया को जानने से ज्यादा कठिन है। समाज से व्यक्ति का नाता खट्टा मीठा होता ही है, लेकिन संसार से पूरी तरह निरपेक्ष रहना संभव नहीं है। दुनिया अपने व्यंग बाण तथा शासन प्रशासन से चाहे जितना कष्ट दे, पर दुनिया से कट कर मनुष्य रह ही नहीं पाता। फिर भी उसकी अपनी अस्मिता है, अपनी पहचान का उत्स है, उसका परिवेश ही उसकी दुनिया है। वह अपना परिचय देते हुए लगातार दुनिया से अपने दुविधात्मक व द्वंद्वात्मक संबंधों का मर्म उद्घाटित करता चलता है। तो किस तरीके से वो बताते हैं कि मेरे अंदर जो द्वंद्व चल रहा है वो दुनिया के द्वंद्व से अलग है। मैं दुनिया को तो जान सकता हूं पर अपने अंदर मैं जितनी जानने की कोशिश करता हूं वो उतनी नई नई चीजें निकलती हमारे सामने आती चली जाती हैं। तभी उन्होंने बोला कि आत्म परिचय लिखा, यानी कि अपना परिचय जो है वो सबसे ज्यादा कठिन होता है, क्योंकि हम किस पल में कैसे रिएक्ट करेंगे हम कभी कभी ऐसे भी नहीं जान सकते, है ना। अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 11 पे। क्या है, काव्य खंड पर आधारित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं 40 शब्दों में। अब फिर हमसे काव्य खंड से ही उत्तर पूछे गए हैं, लेकिन अब हमें 40 शब्दों में उत्तर देने हैं, यानी कि थोड़े शॉर्ट में लिखने। तो यहां पर क्या दिया है, एक प्रश्न हमारा 2 मार्क्स का होगा, 3 प्रश्न है, 2 प्रश्न करने हैं, 2 मार्क्स के 2 प्रश्न यानी कि 4 मार्क्स के हो गए। ठीक, तो यहाँ क्या दिया है, पहला प्रश्न, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में कवि स्वयं से क्या प्रश्न करता है और क्यों। वो क्या प्रश्न कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। तो क्या दिया है, कवि स्वयं से प्रश्न करता है कि उससे मिलने को कौन चिंतित होगा तथा वह किससे मिलने के लिए चंचल हो। वास्तव में कवि के अनुसार उसका कोई नहीं है, वह अकेलेपन से ग्रसित होने के कारण ऐसा सोचता है। तो उसने क्या प्रश्न किए और क्यों कर रहा है ये चीज बता दी। नेक्स्ट आते हैं, चिड़िया कविता
कि उड़ान को क्यों नहीं समझ सकती है। तो यहाँ पर क्या है जो दिया गया है, कविता के बहाने, जो हमारी जो कविता है उस पर दिया गया है। तो चिड़िया जो है वो कविता की उड़ान को नहीं समझ सकती। क्यों? क्योंकि चिड़िया की जो उड़ान है वो सीमित होती है, जबकि कविता कल्पनाओं के पंख लगा के उड़ती है, तो वो कहीं पर भी जा सकती है ना। तो इसलिए यहाँ पर जो चिड़िया है वो कविता की जो है उड़ान को नहीं समझ सकती। कविता की उड़ान विचारों व कल्पना की उड़ान है। कविता में भावों और विचारों की परिपक्वता होती है। उसकी उड़ान असीम यानी देश काल और परिस्थितियों से बाहर संभव है। हम अंतरिक्ष में भी पहुंच सकते हैं, मगर चिड़िया तो अंतरिक्ष में नहीं पहुंच सकती ना, जबकि चिड़िया की उड़ान सीमित होती है। इसीलिए जो है चिड़िया कविता की उड़ान को नहीं समझ सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक उद्देश्य से युक्त ऐसे कार्यक्रम को देखकर आपको कैसा लगेगा। अब ये प्रश्न जो पूछा गया है कैमरे में बंद अपाहिज से है। तो जो जिस तरह का ये दिखाया जा रहा था कार्यक्रम, अगर इस तरह का कार्यक्रम देखेंगे तो आपको कैसा लगेगा। तो क्या है, सामाजिक उद्देश्य युक्त ऐसे कार्यक्रम देखकर मेरे मन में आयोजकों के प्रति घृणा उत्पन्न होगी। पीड़ित लोगों की मनोदशा के बारे में सोचकर दुख का अनुभव होगा, और जो इसको फेस कर रहे हैं उनको देखकर हमें तकलीफ होगी। अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 12 पे। प्रश्न संख्या 12 में हमसे गद्य खंड आधारित प्रश्न पूछे गए हैं। क्या दिया है देखिए, गद्य खंड पर आधारित निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर 60 शब्दों में देने हैं। पहले अभी हम किस में देंगे, 60 शब्दों में देंगे। तो यहाँ पर 2 प्रश्न पूछे गए हैं, लगभग एक ही जैसे हैं, थोड़े घुमा फिरा कर, तो इसलिए दोनों प्रश्न आपके लिए प्रस्तुत कर दिए। यहाँ पर एक प्रश्न रहेगा हमारा 3 मार्क्स का, 2 प्रश्न करने हैं, 6 मार्क्स का हो जाएगा। पहला प्रश्न है यहाँ पर, भक्तिन की बेटी के मामले में पंचायत के फैसले पर टिप्पणी कीजिए, ऐसे रवैये से कैसे निपटा जा सकता है। ठीक है। अब दूसरा है, भक्तिन की बेटी का संदर्भ लेकर बताइए कि लड़कियों को समाज में क्या क्या कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं। तो ये आपको यहाँ पर पूछा गया। इसमें देखिए कैसे लिखेंगे, भक्तिन की बेटी का पंचायत ने जबरन पति थोपा। पंचायत द्वारा लिया गया इस प्रकार का निर्णय स्त्रियों के अधिकारों पर आघात है। नारी पर प्राचीन काल से ही हर फैसला जबरदस्ती लागू किया जाता रहा है। विवाह के बारे में भी वह निर्णय नहीं ले सकती। विवाह के मामले में माता पिता व समाज की इच्छा ही सर्वोपरि थी। यदि लड़की इसका विरोध करती तो उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था। उसे अपनी जरूरत तथा इच्छा बताने का अधिकार बिल्कुल नहीं था। तो इस तरीके से पंचायत ने जो थोपा ये हमने बताया, और साथ ही साथ समाज में क्या नारी के अधिकारों का जिस तरीके से हनन होता रहा वो भी हमने यहां पर बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काले मेघा पानी दे में लेखक ने लोक मान्यताओं के पीछे छिपे किस तर्क को उभारा है। आप भी अपने जीवन के अनुभव से किसी अंधविश्वास के पीछे छिपे तर्क को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर अंधविश्वास ही था कि किस तरीके से पानी को वेस्ट किया जा रहा था। अगर आपने भी इसी तरीके किसी अंधविश्वास को फेस किया है तो उसे भी आप यहाँ लिख सकते हैं। देखिए क्या है, काले मेघा पानी दे लेखक ने लोक मान्यताओं के पीछे दिए इस तर्क को उभारा है कि पानी के लिए कुछ देना यानी दान त्याग करना पड़ता है, बिना दिए कुछ नहीं पाया जा सकता। तो अंधे अपाहिज की सहायता करके मन को असीम संतुष्टि और आनंद की अनुभूति होती है। देने से मन को जो संतोष मिलता है वह अंधविश्वास ना होकर एक भावनात्मक वास्तविकता है। तो किस तरीके से एक अंधे व्यक्ति को जब हमने सहायता करी तो जो हमें आत्मसंतुष्टि मिली वो दान त्याग था। अब आते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। डॉक्टर अंबेडकर ने जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही एक रूप क्यों माना है। भाई जाति के अनुसार ही श्रम विभाजन कर देना, एक ही बात हो रही है। भाई जाति क्या होती है हम डिसाइड नहीं कर सकते। जाति क्या होती है हम डिसाइड नहीं कर सकते। हमारा जहां जन्म हुआ वही हमारी जाति है। अब जाति हमारी जो है, अब ये कि जो जैसे आप जिस आपके पैतृक जो आपका व्यवसाय रहा है आपको वही व्यवसाय चुनना पड़ेगा जाति के अनुसार। तो यहाँ पर जाति प्रथा और श्रम विभाजन तो एक ही हो गया ना, देखिए ना। तो ये चीज तो गलत थी। भाई श्रम हमेशा अपनी क्षमता, अपने हुनर के अनुसार, अपने इंटरेस्ट के अनुसार चुना जाता है, लेकिन जाति को हम नहीं चुन सकते हैं क्योंकि वो हमारे जन्म पर आधारित होती है। लेकिन श्रम को हम चुन सकते हैं। मगर पुराने समय में जाति के अनुसार ही श्रम निर्धारित किया जाता था, तो इसलिए वो एक होता था। क्या है देखिए, डॉक्टर अंबेडकर ने जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही एक रूप माना है क्योंकि यह श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिकों का विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन करती है। ऐसा विभाजन मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं होता। साथ ही यह श्रमिकों के विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंचा नीच भी बताता है।
जाति प्रथा का सिद्धांत इसलिए भी दूषित है क्योंकि इसमें मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता पर विचार किए बिना ही कार्य निर्धारित कर दिया जाता है। दूसरे शब्दों में व्यक्ति की कार्य दक्षता, योग्यता एवं क्षमता का विचार किए बिना माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार या जन्म से ही उसका पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। तो मतलब आपका जन्म नहीं हुआ, उससे पहले ही बच्चा माँ के पेट में ही तभी डिसाइड कर दिया कि भाई ये पैदा होगा तो वो यही व्यवसाय करेगा, क्योंकि पैतृक व्यवसाय वो डिसाइड कर दिया जाता है। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 13। ये हमारे प्रश्न पत्र का आखिरी प्रश्न है। यहाँ पर भी हमसे गद्य खंड आधारित ही 3 प्रश्न पूछे गए हैं। सिर्फ 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, मगर 40 शब्दों में उत्तर हमको देने हैं। 2 मार्क्स का हमारा एक प्रश्न रहेगा। यहाँ क्या है, लुट्टन पहलवान ने ढोल को अपना गुरु क्यों कहा? क्यों वो ढोल को अपना गुरु मानता था? क्योंकि ढोल की धुन से ही वो उत्तेजित होता था और उसी की धुन से वो पहलवानों को पटक दिया करता था, उसकी धुन उनको प्रेरणा देती थी। तो इसीलिए उन्होंने क्या माना, उसे अपना गुरु मान लिया। शक्ति देना, प्रेरणा देना, उत्साह देना, ठीक है ना, वो सारी चीजें। तो लुट्टन पहलवान ढोल को अपना गुरु इसलिए मानता था क्योंकि चांद सिंह पहलवान की कुश्ती लड़ते समय ढोल की ताल से ही उसने प्रेरणा, शक्ति आदि आती थी। ढोल के दांव पेच ने ऐसा भाव जगाया कि उसे पछाड़ने में अप्रत्याशित रूप से सफल हो गया। तब से वह ढोलक को अपना गुरु मानने लगा। उसे ढोल की आवाज में कुश्ती के दांव पेच का आभास होता था। तो मतलब जो उठा पटक करता था उसे बड़ा अच्छा लगता था उसकी, और वो जो ढोल की आवाज थी उसे वो प्रेरणा देती थी। दूसरा प्रश्न है, गगरी फूटी बैल पियासा से लेखक का क्या आशय है? अब यहाँ पर क्या है, गगरी फूटी और बैल प्यासा। भाई सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएं हमको दी जाती हैं, लेकिन क्या होता है, गगरी फूटी अर्थात व्यवस्था में बहुत सारे छिद्र हैं जहां स्वार्थी लोग विद्यमान हैं और उन योजनाओं का फायदा वो अपने स्वार्थ के लिए कर लेते हैं, मगर जिनके लिए यानी जैसे किसान हैं, मजदूर हैं, उनकी भलाई के लिए जो योजनाएं चलाई जाती हैं उन तक पहुंचती नहीं, अर्थात वो प्यासे के प्यासे ही रह जाते हैं। सरकार ने तो योजनाएं दी, सुविधाएं दी, मगर बीच में जो गगरी रूपी स्वार्थी रूप बैठे हैं वो उन योजनाओं का लाभ उठा लेते हैं। और जो बैल अर्थात जो हमारे जो क्या कहते हैं लोग, मजबूर लोग होते हैं जिनके लिए योजनाएं थी, वो प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। तो देखिए क्या है, गगरी फूटी बैल प्यासा से लेकर का आशय है कि प्यासे बैल खेत में काम नहीं कर पाएंगे, बिना पानी के वे जीवित नहीं बचेंगे और बिना पानी के खेत ही बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि बैल ही हमारी कृषि व्यवस्था का आधार है। इसीलिए मेढक मंडली इंद्र से मेघों की प्रार्थना करती है और बैलों के लिए पानी दो, तभी हमारा जीवन सुरक्षित रह पाएगा, ये बोलती हैं। तो यहाँ पर इन्होंने एक मान्यता, अंधविश्वास को प्रस्तुत किया और लेखक ने जो अंत में जो चीज बताई थी वो मैंने आपको वर्बली बता दी। तो दोनों ही चीजों को आप यहाँ पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 3। बाजार का जादू चढ़ने और उतरने का मनुष्य पर क्या असर पड़ता है, ये बताइए। जब चढ़ता है तो क्या होता है और जब उतरता है तो क्या होता है? तो देखिए क्या है, बाजार का जादू चढ़ने और उतरने का मनुष्य पर असर। पहला क्या है, जेब भरी रहने पर बाजार अपना जादू दिखाता है। बाजार की सभी वस्तुएं उपयोगी तथा आरामदायक लगती हैं। मनुष्य उन सभी चीजों से आकर्षित होकर उन्हें खरीदने को विवश हो जाता है, चाहे वह उसके लिए अनावश्यक ही क्यों ना हो। तो जब ये चढ़ा तो ये असर हुआ। फिर जादू उतरने पर वही वस्तु दुख देती है जो हमें आराम के लिए खरीदी थी। अब जब हम खरीद लाते हैं और घर में आते हैं और जब वो जादू उतर जाता है तो क्या होता है, हम देखते हैं अरे ये तो हम फालतू में खरीद लाए, इसका तो हमें कोई जरूरत ही नहीं थी। तो ये क्या हुआ, थोड़ी देर के लिए हमारे अभिमान को जो है उसने पोषण दिया, लेकिन बाद में हमें वो फालतू की चीजें दुख ही प्रदान करती हैं। इस तरीके से ये पूरा हमारा सैंपल पेपर नंबर 8 यहाँ समाप्त हुआ। तो प्रैक्टिस के लिए भी और प्रश्न पत्र लेकर आ रही हूँ, बिल्कुल तैयार रहिएगा, साथ साथ करते रहेंगे क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। हम जितनी प्रैक्टिस करते रहेंगे उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि हम यहाँ पर जहाँ पैटर्न, आपका रिवीजन, राइटिंग, स्पीड, हर एक चीज़ पे हम काम कर लेते हैं जब हम सैंपल पेपर को सॉल्व करते हैं। तो आगे अभी नेक्स्ट हम यानी कि सैंपल पेपर नंबर 9 लेकर जल्दी ही आपके सामने आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।